मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर के किसानों से संवाद किया। संवाद के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमीन का रेट बढ़ाया और मुख्यमंत्री ने जमीन का रेट 3100 रुपए वर्ग मीटर से बढ़ाकर अब 4300 रुपए वर्ग मीटर कर दिया है। सीएम योगी ने किसानों से संवाद किया और कहा कि किसानों को नियमानुसार ब्याज का भी भुगतान होगा। प्रभावित किसानों के व्यवस्थापन, रोजगार, सेवा योजना का भी पूरा प्रबंध होगा। जमीन का रेट बढ़ने से किसानों में खुशी का माहौल है। अब आप देखते होंगे, कभी आप दिल्ली जाएंगे या गुड़गांव जाएंगे, वहां से अच्छा आपको अब उत्तर प्रदेश के तीनों अथॉरिटी दिखती है। लोग आ रहे हैं अब यहाँ से, क्योंकि लोगों को सुरक्षा भी मिल रही है, लोगों को अच्छी सड़कें मिल रही है, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। ये सब प्रयास से होता है और इस सबके सहयोग से होता है। देखिए, अन्नदाता किसान को अच्छी सुविधा मिले, हम लोग इसके पक्षधर। और मैंने इसीलिए जब मैं अथॉरिटी के सीईओ को यहाँ पे बुलाया और आपके सामने सीधे सीधे बातचीत करने के लिए बना, और मैं फिर उनसे कहूंगा कि विधायक जी के साथ और आपके साथ सीधे बातचीत करके जितने भी पेंडिंग्स हैं किसानों के, अन्नदाता किसानों के, वो सब एक समय सीमा के तहत कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर मलिहाबाद में सड़क हादसा हो गया। डंपर में पीछे से जा रही बस घुस गई। करीब 15 यात्री हादसे में घायल हो गए हैं। बस में फंसे ड्राइवर को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मलिहाबाद थाना क्षेत्र के सहिला मऊ की घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डंपर में पीछे से बस घुस गई जिसमें 15 यात्री घायल हो गए। खबर उन्नाव से है, जहां पर एक डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना आगरा लखनऊ हाईवे की है। हाईवे में ड्राइवर समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भेजा। वहीं क्रेन की मदद से बस को रास्ते में ही हटा दिया और बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। हाथरस में छत पर खेल रहा बच्चा अचानक से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना गांव सलेमपुर की है, जहां पर 4 साल का बच्चा छत से नीचे गिर गया। फिलहाल बच्चे का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अमरोहा के प्राइवेट स्कूल में छात्र के टिफिन बॉक्स में नॉनवेज बिरयानी मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने स्कूल से निकाले गए छात्रों को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा डीएम को निर्देश दिया है कि जिन छात्रों को उनके टिफिन में नॉनवेज ले जाने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया, उन्हें 2 सप्ताह के अंदर दूसरे स्कूल में प्रवेश मिले। आपको बता दें कि स्कूल से निकाले गए बच्चों और उनकी मां साबरा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। एक यहाँ पे केस हुआ था जिसमें ये एक मसला प्रकाश में आया था, जिसमें जो शुद्ध माता है वो कोर्ट में गई थी और उसी कोर्ट के कुछ आदेश हैं, तो कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। जौनपुर मंदिर में चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। मुकुट समेत 5 धातु बरामद की गई है। चंद्रभानपुर मंदिर में चोरी हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को दुबई, अजरबैजान,
दुबई और कुवैत, मालदीव में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। कब्जे से 24 पासपोर्ट, लैपटॉप बरामद किया गया। एक व्यक्ति ने कौशाम्बी पुलिस को अपने साथ विदेश भेजने के नाम पर ठगी की जानकारी दी थी, जिसके बाद में पुलिस ने शाहरुख और मनीष को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने वैशाली इलाके में जय अम्बे इंटरप्राइजेस के नाम से ऑफिस खोला था और विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी करते थे। वैशाली में ही मैक्स हॉस्पिटल के सामने आते हुए दो व्यक्तियों को जिनका नाम शाहरुख और दूसरे का नाम मनीष कुमार गौंड है, जिनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष गौंड अभी फ़िलहाल हम दिल्ली में बदरपुर में रहते हैं और जो दूसरे व्यक्ति हैं शाहरुख खान, ये हमारे वैशाली थाना क्षेत्र में ही रहते हैं, वैशाली चौकी क्षेत्र अंतर्गत रहते हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इनके पास से लगभग 22 लोगों के पासपोर्ट, एक लैपटॉप, 4 मोबाइल और एक स्कूटी बरामद हुई। नोएडा में पुलिस ने 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से चोरी की 9 बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। आरोपी बाइक चोरी करके झाड़ियों में छिपा देते थे और पार्किंग में खड़ी बाइकों को चोरी करते थे। थाना सेक्टर 126 क्षेत्र पुलिस ने ये कार्रवाई की है और पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करने की कई घटनाओं में शामिल थे। पूछताछ में आरोपियों ने यह भी बताया कि अगर कोई उन्हें चोरी करते हुए देख लेता था या पकड़ने की कोशिश करता था तो वे तमंचे का डर दिखाकर फरार हो जाते थे। 4 चोरों का पकड़ा गया है थाना 126 के द्वारा, एसएचओ और उनकी टीम द्वारा। इनसे कुल 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें से 3 तो लिंक्ड हैं, जो दिल्ली से चुराई गई हैं, बुलंदशहर से चुराई गई हैं, और इसमें एक मोटरसाइकिल है जो 2016 में चुराई गई थी गुलावती से। इस तरह से ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसको पकड़ा गया है और इसने ये बात स्वीकार की है कि 20 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें हमने चुराई हैं। महराजगंज के सिकंदरा गांव में बेटे ने ईंट मारकर अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर दिया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किसी बात को लेकर आरोपी की अपनी मां से विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। आरोपी नशे का आदी था और मां से झगड़े के दौरान ईंट मारकर मां की हत्या कर दी। एक 65 वर्षीय महिला की उसके छोटे लड़के अवनीश द्वारा उसे पत्थर मारकर घायल कर दिया गया है। बाद में उक्त महिला को सीएससी धानी भी ले जाया गया, जहां बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संदर्भ में तत्काल 105 बीएनएस का अभियोग भी पंजीकृत किया गया है तथा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें जो आरोपी है अवनीश, उसे तत्काल गिरफ्तार किया गया है तथा थाना प्रभारी बृजमनगंज को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। लखनऊ में बच्ची से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनकाउंटर में पुलिस ने घायल कर दिया। आरोपी लियाकत अली के पैर में गोली लगी है। आरोपी लियाकत पर 25,000 रुपए का इनाम था। कृष्णनगर थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ था। कानपुर पुलिस ने कमिश्नर ऑफिस में आज एक महिला इंसाफ की मांग को लेकर दफ्तर के बाहर जमीन पर ही बैठ गई। मामले को समझने महिला अपराध की एडीसीपी अमिता सिंह पहुंची तो महिला रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। बोली, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो यही जान दे दूंगी। महिला ने आरोप लगाया है कि पनकी थाने में तैनात कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और फिर अबॉर्शन करा दिया। इसके बाद में शादी से मुकर गया। पुलिस से कंप्लेन करने के बाद में शादी की और 3 महीने साथ रखकर भगा दिया। मामले का संज्ञान लेकर एडीसीपी महिला अपराध ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। देके मैं वापस जा रही थी, मैं पार्किंग में अपनी गाड़ी निकाली तो उसकी गाड़ी जस्ट बगल में खड़ी थी। मैं पिछले 2 घंटे से वहां बैठी हूँ, 2 या 1.5 घंटे से बैठी हूँ। मैंने गाड़ी दोबारा मैंने सर को आगे बताया कि सर ये वहाँ पे गाड़ी उसकी खड़ी है, वो ऑन ड्यूटी। आप मुझे 6 महीने से गुमराह कर रहे हो और आप बोलते हो ड्यूटी नहीं कर, वो ड्यूटी कर रहा है। ठीक है सर, उसने रेप केसेस से बचने के लिए मेरे से शादी कर लिया और अब वो मुझे अपने साथ नहीं रख रहा है और तुरंत डिवोर्स के लिए भी फाइल कर दिया। वो किसी महिला कांस्टेबल है, उमा यादव, उस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसको बचाने के लिए 498 मुकदमा दायर कर दिया। जो मेरा पहले आदेश किया था सर ने, उस पे कोई ये महिला हमारे कांस्टेबल अभिषेक मौर्य हैं, उनकी पत्नी है और उनके खिलाफ एफआईआर भी इन्होंने कराई थी और बस इनका ये आरोप है कि उनको लेके नहीं जा रहे हैं। कुछ दिन इन लोग साथ रहे हैं
तो उसमें जांच कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। खबर हमीरपुर से है, जहां पर मस्जिद में वजू करते समय एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना जामा मस्जिद की है, जहां पर बुजुर्ग नमाज से पहले वजू कर रहा था। इसी दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमीरपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। दोनों घर जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी और हादसे में एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना कुंदेला मोड़ के पास हुई है। वाराणसी में बीते 3 हफ्तों से यूपी कॉलेज में नमाज नहीं हो रही है। आज जुमे की नमाज पर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। पुलिस फोर्स कॉलेज गेट के अंदर और बाहर लगातार रही और मजार के मेन गेट पर ताला लगा दिया। वहीं वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में अंजुमन इंतजामिया के सेक्रेटरी यासीन ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही यूपी कॉलेज में नमाज अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वर्शिप एक्ट के निर्देश के बाद अंजुमन इंतजामिया के जो सेक्रेटरी हैं यासीन मलिक, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। दावा ये है कि आने वाले समय में यूपी कॉलेज में नमाज अदा की जाएगी। फिलहाल 3 हफ्तों से पूरी तरह से जो नमाज है वो इस कॉलेज में अदा नहीं की जा रही है। हम इस वक्त यूपी कॉलेज में ही है। सबसे पहले हम आपको सिक्योरिटी दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं कि आज जुमे की नमाज होनी थी और जो पूरी तरह से जो प्रवेश द्वार है वो छावनी में तब्दील की गई है। अलग अलग पॉइंट पर पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं और किसी प्रकार के भी जो बाहरी लोग हैं उनको एंट्री नहीं दी जा रही है और जो लोग अंदर आ रहे हैं उनका बाकायदे आईडी चेक हो रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको मजार की दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक जो पीछे है सामने मजार दिखाई दे रहा है और मजार के गेट पर पुलिसकर्मी आपको तनाव बैठे होंगे, सुरक्षा में दिखाई दे रहे होंगे और उसके साथ ही जो मजार का जो मुख्य द्वार है उस पर ताला लटका हुआ है। यह ताला मुस्लिम पक्ष की तरफ से और पुलिस जो कॉलेज प्रशासन है उनके तरफ से लटकाया गया है और ये हवाला दिया गया है कि एग्ज़ाम के पूरे एग्ज़ाम के समय किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, इसलिए जो बाहरी लोग हैं उन पे रोक लगाई गई। यूपी के निकाय चुनाव में 27 सीटों पर हुए उपचुनाव में एसपी को बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर हावी दिखाई पड़े। हालांकि बीजेपी को एसपी की तुलना में बड़ा फायदा हुआ है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी में नगर निकाय के उपचुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी है। वहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी रहे, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही। समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव को लेकर बड़े दावे कर रही है, पर चुनाव में प्रदर्शन की बात की जाए तो नतीजे जीत से फिलहाल दूर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए 27 सीटों पर उपचुनाव हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी ने केवल 3 सीटें जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 13 सीटों पर जीत हासिल की। अब सवाल ये है कि इस तरह से अखिलेश यादव का मिशन 2027 कैसे पूरा होगा, क्योंकि 27 सीटों पर हुए नगर निकाय के चुनाव 3 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई समाजवादी पार्टी। 13 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने मारी बाजी, 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उपचुनाव हमेशा बीजेपी पुलिस प्रशासन के दम पर जीतती आई है, लेकिन इस बार 2027 में जनता बीजेपी का हिसाब करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस गुंडई से उपचुनाव में आपने जीत हासिल करी है, समाजवादी पार्टी सिर्फ इतना कहना चाहती है कि हमारा पुराना नारा है, एक पैर रेल में एक पैर जेल में। तो किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जितना चाहे पुलिस का इस्तेमाल कर ले। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के एक एक कार्यकर्ता निडर होकर 2027 की जो लड़ाई है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, किसी भी हद तक लोकतांत्रिक दायरे से हम लोग लड़ने के लिए तैयार। निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद की 13 खाली सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी ने नगर पालिका पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष
नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य के उपचुनाव में भारी जीत हासिल की। बीजेपी के निकाय चुनाव में 2 नगर पालिका अध्यक्ष, 2 नगर पंचायत अध्यक्ष की जीत। नगर निगम के 3 पार्षदों में से 2 पर जीत हासिल की। नगर पालिका परिषद के 7 पार्षदों में से 5 बीजेपी के जीते। नगर पंचायत की 3 सीटों पर भी बीजेपी के प्रत्याशी जीते। विधानसभा के उपचुनाव में भी ऐसा नहीं हो पाया और अब जो निकाय के उपचुनाव हुए हैं उसमें भी ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी लोकप्रियता का जो मैसेज है वो या तो लोगों ने उसको बहुत पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है या फिर समाजवादी पार्टी अभी भी लोगों से जुड़ने में कहीं ना कहीं कमज़ोर रह गई है। और इधर तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आउटरीच हुआ है लोगों की तरफ, ख़ास तौर पे योगी के एक एग्रेसिव तरीके से, और जिस तरह से उन्होंने लगातार हर ज़िले में जाकर लोगों से मिलकर अपनी बातें रखी हैं, तो वो कहीं ज़्यादा भारी पड़ गया है। तो समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर ये एक सेटबैक है। स्थानीय निकाय चुनाव में हार जीत के आंकड़ों पर नजर डालें तो सपा को बड़ा झटका लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि मिशन 27 की राह अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं रहने वाली। अखिलेश यादव के मिशन 27 को पूरा करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। ये परिणाम अखिलेश यादव के मिशन 2027 को पूरा करने के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं, जहां पार्टी की नीति और रणनीति निकाय चुनाव में कारगर नहीं रही। ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 चुनाव को लेकर अभी पार्टी को चुनाव में अपनी रणनीति को मजबूत करने की जरूरत है। 2027 को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आश्वस्त हैं, लेकिन बदलाव लाने के लिए अखिलेश यादव कितना सफल होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगरा से खबर है, जहां पर अक्टूबर में हुई हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। बेटा ही अपने पिता का कातिल निकला और पड़ोसियों को फंसाने के लिए अपने ही पिता की हत्या की थी। जांच पड़ताल के बाद में आरोपी बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आगरा के थाना खैरा का ये पूरा मामला है। वो से उठा के पूछताछ की गई जिन पे हमें शक था। उसी में जो सबसे ज़्यादा शक जा रहा था वो जो ये मृतक है लाल सिंह, इसके लड़के पर जा रहा था, जिसका कि नाम सुभाष है। लड़के से उठा के जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ज़्यादा पूछताछ में बताया गया कि इसी के द्वारा ये घटना की गई। इसी ने अपने जो पड़ोसी है जिनसे इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है उनको फंसाने के लिए अपने ये षड्यंत्र रचा था। इसने ही कुल्हाड़ी खरीदी थी। कुल्हाड़ी खरीदने के बाद रात में जाकर इसने अपने पिता के कुल्हाड़ी से। बांदा में विशालकाय अजगर दिखने से इलाके में दहशत फैल गई और पेड़ पर चढ़े विशालकाय अजगर को देखकर अफरा तफरी मच गई। पैलानी थाना क्षेत्र के अदरी गांव के जंगल में वीडियो ये वायरल हुआ। फिलहाल न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लखीमपुर खीरी की मैलानी वन रेंज में एक घायल तेंदुआ एक खेत में मिला है और गांव वालों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने भीड़ देखकर तेंदुआ घायल अवस्था में ही लोगों पर हमला करने लगा, लेकिन घायल होने की वजह से वो गिर गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर उसे बरेली इलाज के लिए भेजा। किसी गाड़ी से टक्कर होने के बाद में तेंदुए के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। फतेहपुर जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले 25 से ज्यादा मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। बाहखेड़ा गांव तक बने कई मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बहराजगंज के सोनोली कोतवाली क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। सरकारी खलिहान की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को हटाया गया। नोटिस मिलने के बाद भी कब्जाधारी निर्माण नहीं हटा रहे थे। खलिहान के तहत 5 लोगों के द्वारा पूर्व में अवैध निर्माण किया गया था, जिसके तहत बेदखली कार्रवाई करते हुए सबको ससमय विधि सम्मत नोटिस प्रदान करके देखा होगा आपने 3 लोगों के द्वारा पूर्व में ही खाली कर दिया गया था। 1 लोगों का मलबा बचा था जिसको पीएनसी के द्वारा हटा करके आज हमारे द्वारा कब्जा ले लिया गया है।
अयोध्या के राम मंदिर ने पर्यटकों के मामले में ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। बीते 9 महीनों में लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने रामलला के दर्शन किए। पर्यटकों को आकर्षित करके पर्यटन के नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। विदेशी पर्यटकों ने भी अयोध्या का रुख किया है। पर जो है लगातार पर्यटकों की संख्या 1 लाख के आसपास बनी हुई है। कभी 70-80 हज़ार भी आ जाते, कभी 100 लाख भी आ जाते। मेले त्यौहार मंगलवार एवं शनिवार को पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह आप देखिए तो पर्यटकों के आवागमन जो है पहले की तरह ही सुचारू रूप से चल रहे हैं। विदेशी पर्यटक के नाम पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं ये ना रही हैं, बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 के लिए हर स्तर पर तैयारियां जारी हैं। महाकुंभ को लेकर संतों के साथ ही भक्तों में भी उत्साह बना हुआ है। कई संत और सन्यासी अभी से आकर्षण का केंद्र बने हैं और जिसमें आवाहन अखाड़े के एक ऐसे नागा सन्यासी हैं जो कि महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं, जो अपनी लंबी जटाओं की वजह से लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम की रेती पर तंबुओं का शहर तेजी से आबाद हो रहा है। देश के कोने कोने से साधु संत महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले साधु संत प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से आवंटित जमीन पर लगातार भूमि पूजन कर शिविर लगा रहे हैं। शिविर में महाकुंभ के दौरान सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण सुधार को जागरूकता, कथा पूजन, अन्य क्षेत्र समेत तमाम कार्यक्रम आयोजित होंगे। कुंभ में सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए जूनागढ़ गुजरात से 374 SC/ST समाज के लोग जो जूना अखाड़े का हिस्सा हैं, वो भी इसके साक्षी बनेंगे। 13 जनवरी 2025 के पहले स्नान पर्व से महाकुंभ मेले की शुरुआत होगी। महाकुंभ में शिरकत करने के लिए देश के कोने कोने से संत महात्मा संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इन्हीं संत महात्माओं में कई ऐसे नागा सन्यासी भी हैं जो कि अपनी खास वेशभूषा और अपने खास अंदाज की वजह से लोगों के बीच आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन साधु का शोभा है, इसलिए शोभायमान रहना भी जरूरी है। ठीक है ना। जब भगवान देखो, भगवान राम जब वनवास को गए तो उन्होंने भी 12 साल तक, पूरे 14 साल तक रखे हैं। भगवान राम ने भी रखे हैं। इसकी देखभाल कैसे करते हैं जटाओं की? इसकी देखभाल रखते हैं हम लोग, इसको मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, बढ़िया दर्शनीय होता है, बढ़िया। कभी भभूति लगाते हैं हम लोग, तो साधु का भभूति ही शोभायमान होता है ना, इसलिए भभूति ही सबसे सुंदर होते हैं। क्या आपको बुलाते हैं जब आप जाते हैं तो जटा वाले बाबा कह के बुलाते हैं? बुलाते कैसा हैं, लगता है? अच्छा लगता है। भगवान भोलेनाथ के गढ़ हैं हम लोग, अच्छा सुंदर लगता है। अभी हम लोग हजारों संतों के बीच में बैठेंगे तो भी एक अपना अलग ही रूप दिखेगा। आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही नागा सन्यासी हैं, श्री महंत मंगलानंद सरस्वती जी महाराज, जो महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं, जो कि अपनी लंबी जटाओं की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरियाणा के करनाल जिले के सावंत गांव के माता भद्रकाली मंदिर के महंत की जटा रखने के पीछे अपनी मान्यता है। उनका कहना है कि नागा सन्यासी भगवान शंकर के गढ़ कहे जाते हैं, इसीलिए नागा सन्यासी भी जटाधारी शंकर की तरह जटाएं रखते हैं। जटाएं साधु संतों की शोभा होती हैं। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में ही गंगा जी के वेग को रोका था, इसीलिए नागा सन्यासियों के सिर पर मुकुट की तरह जटाएं शोभामान रहती हैं। वो बीते 30 सालों से जटाएं रखे हुए हैं। हमारे इष्ट देवता जो है आदि सिद्ध गणेश भगवान है और उनके माता पिता जो है गौरी गणेश है, तो वो भी उनके माता पिता इष्ट देवता है और हमारे भी इष्ट देवता भगवान गणेश है। इसी हिसाब से भगवान भोलेनाथ के हम लोग सब लोग गढ़ हैं, उनके संख्याएं हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी की ये सब फौज है, उन्होंने इसको जो है विस्तार करे हैं। ठीक है ना। उसी के आधार पे हम लोग नागा सन्यासी होते हैं, जो धर्म के ध्वजा लगे हैं इनके नीचे हम लोगों के 4 तनी लगते हैं और इसी में अपने लोग रहते हैं, संस्कार होते हैं, बाकायदा भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। तो हम लोग नागा सन्यासी लोग दर्शनीय होते हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अपने चरम पर है।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने हरदोई डिवीजन से 410 भगवा रंग की बसें भेजने का फैसला किया है। इन बसों की डेंटिंग पेंटिंग और मरम्मत का काम जोर शोर से जारी है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं, ताकि बस की लोकेशन और चालक परिचालक की जानकारी आसानी से मिल सके। इस कुंभ में स्वच्छता और एकरूपता मुख्य बिंदु है। उसी में हमारे जो थीम कलर है केसरिया, उसमें सारी बसें एक यूनिफॉर्म रूप से बनाई जा रही हैं और बसों की डेंटिंग, पेंटिंग, सीट, बैकलाइट सारी चीज़ें हम लोग करके दे रहे हैं। और स्पेशल फीचर है कि इस बार हमारी सारी गाड़ियाँ मोबाइल ऐप पे ट्रैक हो सकती हैं। पैसेंजर को पता चल जाएगा कि कौन सी बस कहाँ है। अच्छा, दूसरी बात, बस अड्डे पे हमने LED लगाई हैं, जिससे साफ पता चल जाएगा किसी को भी कि अभी 10 मिनट के अंदर कुंभ जाने के लिए कौन कौन सी बसें उपलब्ध हैं। महाकुंभ 2025 के लिए हर स्तर पर तैयारियां जारी हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में भी महाकुंभ को लेकर उत्साह बना है। हरदोई डिपो से 110 बसें, शाहजहांपुर से 103, कन्नौज से 35, सीतापुर से 91 और गोला डिपो से 91 बसें महाकुंभ भेजी जाएंगी। इसके लिए बसों को भगवा थीम पर पेंट किया जा रहा है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे और हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।